पहले हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर से 12 प्रश्न पूछे गए हैं रिसेंटली, सिर्फ 2023 और 24 में। ठीक है, 12 प्रश्न पूछे गए हैं 2 साल में। उन प्रश्नों को भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं और बनेंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक लाइन आपके लिए बहुत महत्व रखती है। कहता है कि आप पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ध्यान दीजिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अगर अपने देश के बारे में जानना हो, अपने राज्य के बारे में जानना हो, अपने ज़िले के बारे में, अपने शहर, अपने गांव के बारे में अगर जानना हो, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो ग्लोब हेल्प करता है। अगर हमें केवल एक भाग, देश, राज्य, जिला, शहर, गांव का अध्ययन करना है तब हमारे लिए मानचित्र उपयोगी होता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ लेगा और कथन करके, ऑप्शन ए बी करके, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इस बात को जरूर ध्यान रखें। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है जिसे हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जो जैसा मानचित्र, जैसे कुछ मानचित्र होते हैं वो किसी छोटे एरिया को, किसी गांव को, किसी शहर को, किसी ज़िले को, है ना, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस एक किताब भी आती है, ठीक है। तो एटलस जो किताब होती है उसमें इसी तरीके से बहुत सारे मानचित्रों को मिला दिया जाता है, तब एक एटलस तैयार होता है। एटलस क्या है? विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, जो मानचित्र हैं, मानचित्रों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है ग्लोब की अपेक्षा। अगर जैसे क्या पॉइंट था हमारा कि अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, उसमें ग्लोब ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो मानचित्र ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे मानचित्रों से हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। ओके, अब अगर आप ग्लोब उठा करके अपने राज्य के बारे में जानना चाहें तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, अपने शहर के बारे में नहीं मिल पाएगी, ठीक है। लेकिन मानचित्र वो चीज़ आपको बता देंगे। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है, अभी आप इनको समझेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, अंडरलाइन, ये जो हाईलाइट हमने किया होता है, इसको आप लिख लिया करें, पेन और कॉपी ले के बैठें। ये जो कुछ मानचित्र हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लिख लीजिएगा। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पर्वतों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, मैदानों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इनको भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, राजनीतिक मानचित्र भी होते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इनको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, नोट करते चलिए। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं?
कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या नाम दिया गया है? थीमेटिक मानचित्र, जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हमको देते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र बारिश का मानचित्र हो गया, वन और उद्योग, यहाँ से आपसे वनस्पति भी लिखकर आ सकता है। अगर वन लिखा है तो वन की जगह पे वनस्पति भी लिखकर आ सकता है। वनस्पति के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण भी किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। नोट कीजिए, याद कर लीजिए। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र का दूसरा घटक कौन सा है? दिशा। मानचित्र का तीसरा घटक कौन सा है? प्रतीक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेगा। दूरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। दूरी, मानचित्र क्या है? एक आरेखण होता है, ठीक है। मानचित्र क्या है? एक आरेखण होता है जिस पे आपको इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खिंची हुई मिल जाएंगी, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ओके, या यूँ कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अगर हमें जो है कि मान लीजिए दिल्ली और बम्बई की दूरी अगर हम वहाँ दिखा रहे हैं मानचित्र में, तो मानचित्र तो छोटा हो लेकिन इनकी दूरी वास्तविक रहे। जो दूरी है उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, वो आप यहाँ पे समझेंगे अभी नीचे। दूरी वास्तविक रहे, ये तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। कागज पर जो छोटी दूरी आपने ये वाली जो दूरी इतनी खींची है, ये वास्तविक दूरी को व्यक्त कर रही हो, ठीक है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। पैमाना क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है, ये उसके बीच का अनुपात होता है पैमाना। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, आप जल्दी समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब उसको मानचित्र पर दिखाना है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मानचित्र बनाया गया तो आपके घर से विद्यालय की दूरी है, उसको 2 सेंटीमीटर लाइन खींच करके और इतना बता दिया गया कि यहाँ पे रमेश का घर है, यहाँ पे उसका विद्यालय है, ठीक है। इसका मतलब है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दिखाएगा। यानी कि अगर ज़मीन पर कोई दूरी 5 किलोमीटर है तो मानचित्र पर वो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होगी, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर हमने कर दिया। अगर 2 सेंटीमीटर लाइन मानचित्र पर खींची है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 10 किलोमीटर की बात हो रही है। इस तरीके से, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं आसानी से। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप, देश को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम किस प्रकार के पैमाने का उपयोग करते हैं? छोटे या बड़े? छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दिखाता है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर माना जाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है। अगर ज़मीन पर वो दूरी 500 मीटर है तो उसको हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं।
इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। आप ध्यान रखेंगे छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। कौन से मानचित्र अधिक जानकारी देते हैं? तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी दे रहे हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक नीचे गांव का मानचित्र दिया गया है। ठीक है, ये मानचित्र है। अब आपसे अभी प्रश्न पूछेगा और कहेगा कि इसमें जो विकास का घर है यहाँ पे, ठीक है, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, करीम का घर है, इधर बगीचा लगा हुआ है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ लेगा, यहाँ से विकास का घर है, अब विकास के घर से खेल का मैदान किस दिशा में है, या सामुदायिक केंद्र किस दिशा में है, या दुकानें किस दिशा में है, या विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की दूरी कितनी है, खेल का मैदान की दूरी कितनी है। आइए नीचे और थोड़ा समझ लेते हैं फिर। तो ये गांव का एक मानचित्र है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर माना गया है। अब एक देखिए नीचे दिशा पहले पढ़ लेते हैं, फिर अभी हम आगे और समझेंगे चीज़ों को। पहले दिशा क्लियर कर लीजिए, डायरेक्शन को। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर छोटा ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। भाई इस तरीके से मानचित्र होता है, यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है, इसका मतलब ये उत्तर दिशा को बता रहा है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये क्या है? ये प्रधान दिग्बिंदु हैं। ठीक है, क्या है ये प्रधान दिग्बिंदु हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। इसमें बीच में क्या है? बीच में 4 दिशाएं हैं। जैसे एक उत्तर पूर्व वाली दिशा हो गई, दूसरी दक्षिण पूर्व वाली दिशा हो गई, तीसरी दक्षिण पश्चिम वाली दिशा हो गई, चौथी आपकी उत्तर पश्चिम वाली दिशा हो गई। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 4.1 जो ऊपर गांव का मानचित्र है इसकी बात कर रहा है। से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा बताइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र पूछ रहा है कि ये कहाँ होगा। देखिए विकास का घर कहाँ है? जाहिर सी बात है ये रहा विकास का घर। यहाँ पे यहाँ विकास का घर है। यहाँ से सामुदायिक केंद्र की दिशा कौन सी है? सामुदायिक केंद्र कहाँ है? ये रहा सामुदायिक केंद्र। तो अब हमारा मानचित्र कैसे बनता है? हमारा ये डायरेक्शंस किस तरीके से? इस तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ये छोटा ऊ हो गया। ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया। ठीक है, लेकिन जब जहाँ पे विकास का घर है हम यहाँ से देखेंगे ना, हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ पे जब मानचित्र बनाया जाए डायरेक्शंस बनाई जाएंगी तो इस तरीके से ये एरो बनाया जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो गया, तो जो सामुदायिक केंद्र है वो किस दिशा में है? वह उत्तर दिशा में है। ठीक है, और अभी हमने नीचे पढ़ा था कि यहाँ पे इस तरीके से जो डायरेक्शंस होती हैं ये किसको बताएगा? ये उत्तर पूर्व को बताएगा, उत्तर पूर्व को। ठीक है, तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र जो है वो उत्तर दिशा में है और खेल का मैदान, विकास के घर से खेल का मैदान इस डायरेक्शन में है, यानी कि खेल का मैदान उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व में। और दुकानों, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा था, देखिए अगला कहता है कि दुकानों से विद्यालय की दिशा बताइए। दुकानें कहाँ हैं? ये रही दुकानें। ठीक है, दुकानें। यहाँ से विद्यालय की दिशा बतानी है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमारा ये बनेगी। यहाँ से दुकानें, ये रही दुकानें, नहीं विद्यालय पूछ रहा था। दुकानों से विद्यालय की दिशा, विद्यालय की दिशा सिंपल है, पूर्व है। ओके, क्योंकि इधर पूर्व हो जाएगा। अगर यहाँ से ये पूछ ले खेल का मैदान, तो खेल का मैदान यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये भी हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप इसको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। देखिए हम दिक्सूचक की सहायता से, दिक्सूचक कहाँ है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये दिक्सूचक है।
हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं कि किसी स्थान की दिशा कौन से किस डायरेक्शन में वो प्लेस है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कौन सी सुई की बात हो रही है सर? ये वाली बात की सुई की बात। ये जो इसकी चुंबकीय क्या है, यह इसकी चुंबकीय सुई है जिसकी दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इतनी बात क्लियर होती है। दिक्सूचक हो गया। दिक्सूचक से रिलेटेड ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, पूछे जाते हैं। अब आती है बात प्रतीक की, सिंबल की। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। यानी कि उसका वास्तविक आकार और प्रकार, रियल में वो कितना उसका आकार है, ये दिखाना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसलिए क्या करते हैं कि वे निश्चित अक्षर, कुछ शैडो, कुछ कलर्स, पिक्चर्स या रेखाओं का उपयोग करके इनको दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस मानचित्र में यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे पुल है, यहाँ कच्ची सड़क है, यहाँ पक्की सड़क है। कुछ सिंबल्स के माध्यम से उनको दिखाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। भाई आप उससे कहेंगे कि भैया हमें यहाँ से पूरब दिशा में जाना है तो कौन सी दिशा होगी? क्योंकि आप वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते तो वो आपकी भाषा को समझ नहीं पा रहा है, तो वो कैसे आपको बताएगा कि पूरब दिशा यहाँ से कौन सी होगी, या उत्तर दिशा कौन सी होगी, दक्षिण दिशा कौन सी होगी, है ना? या कोई जगह आप पूछ रहे हैं तो वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज वहाँ की आप क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं। हाँ, तब वो आपको बता देगा जब आप उसे कोई सिंबल, कोई चिन्ह बताएंगे। आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे उसको सहमति दी गई है कि हाँ ठीक है, ये जो सिंबल है वो हर जगह यूज होगा, जिसे हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक। ये है कुछ सिंबल्स जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त है। अगर किसी मानचित्र पर रेलवे लाइन दिखानी है तो बड़ी लाइन के लिए ये सिंबल होता है, मीटर लाइन के लिए ये सिंबल होता है, रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल होता है। सड़कें अगर दिखानी है तो पक्की सड़क के लिए ये सिंबल यूज होता है, कच्ची सड़क के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया होता है। सीमा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखानी है तो इस तरीके से, राज्य दिखाना है तो इस तरीके से, अगर जिला दिखाना है तो इस तरीके की लाइनिंग होती है। नदी दिखानी है, नदी का सिंबल है ये। कुआं दिखाना है, कुएं का सिंबल ये है, गोल गोल बड़ा डॉट, ठीक है। तालाब दिखाना है, ये तालाब का सिंबल है। नहर दिखानी है, ये नहर का सिंबल है। पुल दिखाना है तो ये पुल का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। मंदिर का सिंबल कहाँ है? ये मंदिर है। गिरजाघर, ये गिरजाघर है। मस्जिद, छतरी, ये छतरी का सिंबल है। पोस्ट ऑफिस का सिंबल पीओ होता है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए हम पीटीओ का यूज़ करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का यूज़ करते हैं। बस्ती अगर कहीं पे है तो हम इस तरीके के सिंबल का यूज़ करते हैं, कब्रिस्तान के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। पेड़ अगर कहीं दिखाने हैं तो इस तरीके से, अगर घास दिखानी है तो इस तरीके से हम सिंबल का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इसमें कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे इसमें जो है कि पक्की सड़क है, कहाँ पे कच्ची सड़क है, वो आपको बताना है। तो अब देखिए इसमें जैसे कि आप आराम से बता सकते हैं। ये पिक्चर है आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया। ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है? जाहिर सी बात है ये मंदिर का सिंबल है, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये काहे का सिंबल है भैया? ये मीटर लाइन का सिंबल है सर। किसका? मीटर लाइन का। ओके, अच्छा ये काहे का सिंबल है? यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का सिंबल है ना। तो इस तरीके से आपको सिंबल पता होने चाहिए। ये जो सिंबल्स हैं, ये पेड़ है, ये पेड़ नज़र आ रहे हैं कि ये भाई पेड़ है। और यहाँ पे क्या है कि नीचे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये काहे का सिंबल है? तो ये जो है हमारा, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये जो है ये आपका मस्जिद का सिंबल है। ये किसका है? ये मस्जिद का सिंबल है।
और ये जो आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का सिंबल है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और पक्की सड़क, ये जो है ये पक्की सड़क जा रही है, फिर ये कच्ची सड़क है। ओके, यहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जो जलाशय हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, उसके लिए नीले रंग का यूज होता है। अगर हमें भूरा रंग जो होता है वो पर्वतों के लिए होता है। अगर हमें कहीं पे पर्वत दिखाने हैं मानचित्र में तो वहाँ पे हम भूरे रंग का प्रयोग करेंगे। पठार दिखाने हैं तो पीले रंग का प्रयोग होता है। और हरा रंग जो है वो मैदानों को दिखाने के लिए किया जाता है। अब रेखा चित्र के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। याददाश्त यानी कि आपको अगर कहीं का जो है कि जैसे आपसे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है कि भैया हमें इस शहर में उस जगह पे जाना है, तो आप उसको पहले तो ऐसे समझाते हो, देखो इधर से ऐसे चले जाना, फिर आपको ऐसे बाएं मुड़ना है, वहाँ पे ऐसे एक छोटा सा स्कूल होगा या छोटा सा एक मंदिर होगा, फिर उसे दाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर एक दुकान पड़ेगी। आप ऐसे बताने लग जाते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ ठीक से बताओ। आप क्या करते हो, एक पेन पेपर उठाते हो, उसको बना करके बताना शुरू कर देते हो। ऐसे जाओगे, फिर इधर से थोड़ा मुड़ोगे, यहाँ पे क्या है, एक मंदिर है, मंदिर का सिंबल बना सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप बना दोगे, है ना। फिर ऐसे यहाँ से ऐसे दाएं मुड़ जाना, थोड़ा चलोगे, फिर एक स्कूल मिलेगा, फिर ऐसे यहाँ से बाएं मुड़ जाना। इस तरीके से हम लोग उसको तुरंत बताना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है, जैसा मैंने अभी बताया। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। खाका क्या होता है? खाका को समझ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, ध्यान दीजिए, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब इसके जो प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं 2023-24 में, उन प्रश्नों को समझते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपका 2023 का प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमैटिक मानचित्र का उदाहरण है? भारत का सड़क मानचित्र, भारत का पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र, या फिर गांव के खेतों का मानचित्र? कौन सा है जो थीमैटिक मानचित्र है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो हमें विशेष जानकारियाँ देते हैं। कैसी जानकारियाँ? कुछ विशेष जानकारियाँ देते हैं, जैसे एक सड़क मानचित्र हो गया, है ना, बारिश का मानचित्र हो गया, वन को दिखाने वाला, वनस्पति को दिखाने वाला मानचित्र हो गया। ये सारे हमारे थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। तो जो सड़क मानचित्र होता है वो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आता है। अभी आपको समझाया था, अब हम दोबारा आंसर नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, भारत का पर्वतों का मानचित्र किसके अंतर्गत आएगा? अगर आपको पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो ये आपका भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा प्यारे दोस्तों। किसके अंतर्गत? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। अगर आपसे भारत के राज्यों का मानचित्र की बात करें, राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए, गाँव हो गए, ये आपका राजनीतिक मानचित्र में आएगा। किस में आएगा? राजनीतिक मानचित्र में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या राइट हो गया? इसमें हमारा रोड मैप ऑफ इंडिया जो है वो थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, निम्न में से कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है? वनस्पति के जो है वनस्पति के वितरण को दर्शाने का काम कौन करता है? अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा है वनस्पति। वन, मैंने तुरंत बताया भी था कि वन की जगह वनस्पति आपसे पूछ सकता है। तो वन हो गया, उद्योग हो गया, ये आपका थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें भी हमारा जो आंसर है, मानचित्र वनस्पति के वितरण को जो दिखाएगा वो थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा, जो हमें कुछ विशेष जानकारियाँ देते हैं, ठीक है। भौतिक मानचित्र जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दिखाएगा। राजनीति, जिसमें राज्य, नगर, शहर और गाँव आ जाएंगे, ठीक है। खाका क्या होता है?
एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र है वो खाका कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जो कि हमारा पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूगोल में मानचित्र कला तकनीकी किस पर केंद्रित है। ये जो भूगोल में हम मैप का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये किस पर केंद्रित है। तो देखिए, जब हम मैप का यूज़ करते हैं, हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, या हम कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री TLM का यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी जो टीचिंग है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जो बच्चों को हम अधिगम करा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो और ज़्यादा रोचक हो जाता है। बच्चों को पढ़ने में आनंद आने लगता है, बच्चे सीखने के लिए इंस्पायर होते हैं, प्रोत्साहन मिलता है उनको। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र हैं वो क्या दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट डू लार्ज स्केल मैप्स शो। यहाँ पे बड़े पैमाने वाले मानचित्र के बारे में लिखा हुआ है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव और शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गांव या शहर को जब कागज़ पर दिखाया जाता है तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। गांव और शहरी इलाके जो हैं ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको मिलता है कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना डैश के साथ में संबद्ध है। लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप इज एसोसिएटेड विद। ये आपका जो क्वेश्चन है पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना आपकी स्किल के साथ रिलेट करता है, यानी कि अगर आप मानचित्र पर किसी जगह को ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब बच्चे के अंदर मैप से संबंधित स्किल आ गई है, वो मैप को पढ़ना सीख गया है, मैप पे अलग अलग तरह की चीज़ों को ढूंढना सीख गया है। कहाँ पे महाद्वीप है, कहाँ पे देश है, कहाँ राज्य है, कहाँ छोटा क्षेत्रफल है, कहाँ बड़ा क्षेत्रफल है, दुनिया भर की चीज़ें। इसका मतलब है कि यह स्किल के साथ में संबद्ध है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को मानचित्र पर व्यक्त करने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए को सही स्पष्ट करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को सही स्पष्ट नहीं करता है। क्या राइट हो जाएगा इसमें? यहाँ पे इसका आंसर स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए, जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है तो इसके लिए हमें एक पैमाना चुनना होता है। पैमाना क्या है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। इसका मतलब ये है कि इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर यहाँ पे जो है वो ए को सही तरीके से क्लियर कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि बताइए ए बिंदु क्या दर्शाता है। दक्षिण पूर्व को, उत्तर पूर्व को, उत्तर पश्चिम को, या फिर दक्षिण पश्चिम को। क्या दर्शा रहा है ये? आपने देखा होगा जो दिशाएं, जो डायरेक्शन ऐसे दिखाई जाती हैं इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा पूर्व होता है, यहाँ पे हमारा पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पलट दिया है। जो पूर्व यहाँ पे था उसको इन्होंने यहाँ पे रख दिया है, जो पश्चिम यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया है। ओके, उत्तर जो हमारा ऊपर होता था वो यहाँ आ गया है, दक्षिण जो नीचे होता था वो यहाँ पे आ गया है। अब इसके बेस पे आपको बताना है। इसके बेस पे जब हम बताएंगे तो हमारा देखिए पूर्व और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पूर्व और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन दक्षिण पूर्व हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, पूर्व और उत्तर अगर यहाँ पे पूछता तो ये क्या हो जाएगी? तो ये उत्तर पूर्व हो जाती। जब ये उत्तर और पश्चिम के बीच में पूछता तो क्या हो जाता? तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता। जब पश्चिम और दक्षिण के बीच में पूछता तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाता। सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है, 8 नंबर प्रश्न है, 12 प्रश्न टोटल हैं। रेखा चित्र क्या है? पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है, या फिर जिस कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है वो हमारा रेखा
चित्र होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि जो रेखा चित्र होता है वो पैमाने पर आधारित नहीं होता, हमारी याददाश्त पर आधारित होता है, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इसको बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था। अगला प्रश्न कहता है कि दिक्सूचक एक यंत्र है, यहाँ पे यंत्र होना चाहिए, ठीक है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जाता है। जी, इसकी सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी सुई सदैव दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। किसमें? उत्तर दक्षिण, ऐसे। ठीक है, अभी हम आपको दिखा दें, इसकी सुई दिखा देते हैं आपको। इसकी जो सुई है, जो चुंबकीय सुई है, वो किस डायरेक्शन में है? चुंबकीय सुई इसकी हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। तो जो सी ऑप्शन हमारा वो कट जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए और बी है, ए और बी, ये दो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। बिल्कुल सही। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा कम जानकारी प्रदान करते हैं? नहीं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पे अगर अधिक लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, इसलिए हम केवल ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ में चले जाएंगे, क्योंकि ए जो है वही राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? सर, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। यहाँ पे प्रतीक यानी कि सिंबल, सिंबल का मतलब संकेत भी होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को हम क्या कहते हैं? रूढ़ चित्रों से हम मानचित्र की सर्वव्यापी भाषा को समझते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक के सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसा रहा चैप्टर 4, कैसी रही क्लास, और साथ में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, साथ में पढ़ते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू हैं और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो सीक्वेंस में आपके सामने आ जाएंगी। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।